हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। फ्रेंड्स, यदि आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं। इन वीडियो को यदि 1 शॉर्ट वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग आज क्या करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहली जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या करें, देखेंगे। तो देखिए, आपका दिया क्या है कि विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम। ठीक है, तो ये आपसे विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम पूछा है। तो कूलाम का नियम पूछने का तरीका कई तरीके से पूछ सकता है। यदि 1 नंबर में पूछेगा तो आपको सिर्फ परिभाषा लिखना होगा। ठीक है, या तो कह देगा विस्तार पूर्वक सिद्ध कीजिए, तो आपसे 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले इनकी परिभाषाओं को ना देखते हुए पहले डायग्राम से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं क्या कि एक बिंदु यहाँ पर क्या है, आपका ए है। ठीक है, जिस पर क्या है, Q1 आवेश है। बिंदु ए पर जो आपका है Q1 आवेश है, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, जहाँ पर आपका Q2 आवेश है। ठीक है, ये दोनों आवेश कैसे हैं, एक दूसरे से आवेश, एक दूसरे से जो दोनों आवेश हैं कितने दूरी पर स्थित हैं, तो r दूरी पर क्या है, स्थित है। अब देखिए, अब ये दोनों आवेश यदि सेम प्रकृति के होंगे, यदि ये भी धन है और ये भी धन है, तो क्या होगा, सेम प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अगर ये विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो आपका कि दोनों आवेशों के जो दोनों आवेश है, इनके Q1 और Q2 क्या लगने वाला जो बल होगा वो क्या होता है, इनके गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो F जो होता है, आपको पता रहना चाहिए, F अनुक्रमानुपाती किसके होता है, तो Q1 और Q2 के गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जिससे हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और जो इनके बीच की दूरी है, इनकी बीच की दूरी क्या है, दोनों आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी तो स्मॉल r है। तो इनकी दूरी जो बल होता है, इनकी दूरी का क्या होता है, वर्ग के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F जो होता है, इनके दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, आपका ये समीकरण 2 हो जाता है। ठीक, तो दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल, और फिर उनके दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या करते हैं, जरा देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, मिलाने पर। ठीक, अब समीकरण जब 1 और 2 को मिलाते हैं तो क्या होता है, जरा देखिए, तो क्या होता है, F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाता है, आपको पता रहना चाहिए, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा में r²। ठीक, इतनी बातें क्लियर। इस अनुक्रमानुपाती का जो आपका चिन्ह है, ठीक है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं। तो F बराबर जो आपका फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, K
इंटू Q1 Q2, अब बटा में क्या हो जाता है आर स्क्वायर। अब आपको पता रहना चाहिए ये जो के है आपका क्या है, के आपका यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। के आपको पता रहना चाहिए क्या है, एक नियतांक है। इतनी बातें आपको समझ में आई क्या बातें। अब देखिए जरा के का मान कितना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख डालते हैं। तो के का मान जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है, तो के का मान आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको क्या लिख सकते हैं Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक, इतनी बातें, के का मान आपका क्या होता है, इतना मान होता है। ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर। अब देखिए जरा, अब इसकी परिभाषा को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। परिभाषा को जरा देखिए, अब देखते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। क्या कर रहा है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों गुणनफल क्या है, अनुक्रमानुपाती है ना, तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका क्या होता है, सिंपल कूलाम का नियम होता है। एकदम हलवा है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को एक बात और बता देते हैं कि आप लोग को एक कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे इसको भी आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म में भी कूलाम का नियम आपसे पूछ दिया जाता है, तो वेक्टर फॉर्म में जब कूलाम का नियम पूछागा तो आप लोग कैसे करेंगे। ठीक, तो कैसे पूछा जाता है उसको लिखेंगे। वेक्टर रूप में कैसे पूछा जाता है, तो वेक्टर रूप में समीकरण 1 से Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण Q2 पर बल, Q2 पर बल, Q1 के कारण Q2 पर बल। तो क्या होगा Q1 के कारण Q2 पर बल, तो इसको कैसे लिखेंगे सदिश रूप में, तो लिखेंगे F12 बराबर क्या लिखेंगे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में क्या होगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा वेक्टर आर कैप 1r2। इसका मतलब क्या है, F12 का मतलब क्या है कि पहले आवेश का दूसरे पे बल, F12 का मतलब पहले आवेश का दूसरे पे बल। इसको जब सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4 Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स आर स्क्वायर ऊपर रहेगा, थोड़ा सा नीचे लिखा दिया गया है, फिर वेक्टर आर कैप 1 2। ठीक, ये आपका हो गया। यदि जो आपका बल अगर वेक्टर रूप में अगर इसी का उल्टा अगर पूछ दिया जाए, सेकेंड वाला है तो आपका फर्स्ट था, सेकेंड वाला कैसे, यदि बल जो आप आवेश क्या हो Q2 से Q1 पर बल लगे तब क्या होगा, तब क्या होगा Q1 से अगर Q2 पर बल लगेगा तो आपको पता रहना चाहिए। तब इस स्थिति में क्या लिखेंगे इसको, तब आप लोग लिखेंगे F21 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर कैप 21। ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक, ये सदिश रूप में है, कभी कभी आपसे सदिश रूप में भी क्या कर दिया जाता है, पूछ दिया जाता है। तो सदिश रूप में बोले तो वेक्टर रूप में आप लोग क्या करेंगे, लिख डालेंगे। ठीक है, अब F21 का मतलब आप लोग जानते ही हैं, मतलब दूसरे आवेश का पहले पर बल। अब देखिए जरा, अब आपको ये भी पता रहना चाहिए, एक बात और पता रहना चाहिए क्या, कि
1/4πε0 की जो वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, तो 9 गुणे 10/9। मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, कोई इशू नहीं रहनी चाहिए, ये आपका क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक, ये तो आप लोग की जब न्यूमेरिकल करेंगे पेपर में तो आपके पीछे में एक क्या वैल्यू दिया रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। फिर आगे चलते हैं, अगला टॉपिक को देखते हैं। तो फ्रेंड इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए, तो हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे जो आए क्या है आपका अगला हेडिंग कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, उनके गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो अनवरत विद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए ये बल रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ठीक है, इन रेखाओं को, विद्युत बल रेखाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है चुंबक होता है ना, चुंबक के समीप कोई लौह का टुकड़ा ले जाते हैं तो क्या कर लेता है, चुंबक उसको खींच लेता है, तो हमको पता चल जाता है कि उसमें चुंबकीय बल रेखाएं उसको क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। इसी प्रकार जो विद्युत होता है ना, तो उसमें किसी अगर तार में धारा बह रही है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो उसके समीप कोई अन्य वस्तु ले जाएंगे ना तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करती है, अनुभव करेगी, या खींचेगी या तो दूर ढकेलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको परिभाषा इसकी क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो अनवरत विद्युत बल की दिशा क्या करती है, प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो चलिए इनका देखिए, आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो विद्युत बल रेखाएं होती उनकी परिभाषा तो बहुत कम पूछी जाती है, गुण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके गुण आपसे परीक्षा में क्या होते हैं, पूछा जाता है, तो गुण को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनके गुण जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो पहला गुण है वो क्या है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काट देंगी, देखो जैसे ये आपकी बल रेखा पहली हो गई, दूसरी ये जाकर काट दी। ठीक है, पहली ये थी, दूसरी ये, तो अगर काट दी ना तो यहाँ पर ये जो बिंदु है यहाँ पर ओ मान लेते हैं, यहाँ पर दो कटान बिंदु बन जाएगी। ठीक है, जो कि क्या होगा, संभव नहीं होता है, जो आप क्या होता है, संभव नहीं होता है। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इतनी बात आपको क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो है, ए धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, आवेश जानते हैं ना कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो धन से निकलती हैं और ऋण पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। अब ये देखिए, ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये कैसी होती हैं, तनी हुई डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। सिकुड़ने का प्रयास मतलब जानते हैं ना, सिकुड़न, जैसे सिकुड़ने का क्या करती है, हमेशा प्रयास करती हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग जाने। अगला जो गुण है, ये सतत रेखा या वक्राकार होती हैं। ये कैसी होती हैं, सतत रेखा या वक्र की, घुमावदार, बोले तो घुमावदार। तो सतत रेखा या कैसी होती हैं, वक्राकार होती हैं। इतनी बात आप लोग जान गए ना। गुण जो होते हैं बहुत ही इसके क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या है, जरा देखिए, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो इसमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी बीमा भी पूछी जाती है तथा उसके मात्रक भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जरा परिभाषा एक बार देख लेते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कोई क्षेत्र एरिया है। ठीक, ये इसमें इसकी जो क्षेत्र में एरिया है क्या है, पूरा विद्युत क्षेत्र आपका क्या है, ई है। ठीक है, क्या है, ई है। ठीक, अब इस एरिया में जो आपकी एरिया, इस एरिया में आपका Q प्लस Q कूलाम का मान लो कोई आवेश रखा है। ठीक, तो प्लस Q कूलाम का जब आवेश रखा है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको ई से प्रकाशित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसके समीप कोई अन्य आवेश Q0 ला दें। ठीक, तो इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब इसके समीप कोई Q0 आवेश लाते हैं, तो जब इसके समीप लाएंगे तो ये क्या, इससे या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो आकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। कौन सा आवेश, दोनों। ये आवेश क्या हुआ था, आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इसके क्षेत्र जो आवेश Q है, ये Q का पूरा क्या आपका क्षेत्र है। आपको पता रहना चाहिए Q आवेश का क्या है, पूरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर कोई हम अन्य आवेश लाएंगे तो क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत कोई आवेश था जिसमें कोई अन्य आवेश लाएंगे तो या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, एक बार और समझ लेते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जो आपका पूरा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल को बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ठीक है, समझे, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। मतलब इस पर क्या लगेगा, कोई बल लगेगा ना दोनों आवेशों के बीच में, तो जो बल लगता है तो उसकी जो तीव्रता होती है, बल की तीव्रता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वही आपसे क्या होता है, बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आप लोग परिभाषा जान लिए। अब इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं आपको पता रहना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और ई बराबर क्या होता है, क्या, एफ, बल लगता है एफ ना, यह बाई किस पर बल लगता है, Q0 आवेश पर, है ना। तो यह बाई क्या होता है, Q0, है ना। इतनी बातें आप लोग की क्या है, क्लियर है। अब आपको पता रहना चाहिए एफ यहाँ पर क्या है, बल है। ठीक, Q क्या है, धन परीक्षण आवेश है, क्या है, धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। इतनी बात आप लोग जाने। अब इसका जब मात्रक पूछ दिया जाएगा तो मात्रक कैसे निकालेंगे, तो देखिए
बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यहाँ पर अगर मात्रक आपसे पूछ दिया जाए तो मात्रक कैसे लिखेंगे, तो मात्रक आपको पता रहना चाहिए, इतनी बातें पूछी जाती है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या जाता है, मात्रक आ जाता है, ठीक। अब आपसे बीमा पूछ दी जाती है कि विद्युत क्षेत्र किसकी बीमा बताइए, तो बीमा भी आपको क्या होता है बताना पड़ता है। तो बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, तो बीमा लिखिए, बीमा आपको बीमा कैसे बताएंगे, बल की बीमा क्या होती है, तो आपको पता रहना चाहिए M/L/T/-2 ये बल की बीमा होती है, ठीक। और आवेश की बीमा क्या होती है, तो AT होती है, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा बताइए जरा, इसको जब हल करेंगे आप लोग तो आपका बीमा निकल कर क्या आएगा, आपको पता रहना चाहिए। तो M/L/T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T/-3 और A क्या हो जाएगा इनवर्स, ये आपकी बल की क्या हो जाती है, बीमा हो जाती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। इसको भी क्या कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है, जरा देखिए इस टॉपिक को। क्या करा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताना है, व्यंजक आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसके लिए व्यंजक निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जरा समझिए कैसे हल करेंगे, ठीक। तो इसको व्यंजक निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, तो जरा देखिए क्या मानेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई +Q कूलाम का क्या है, आवेश है, ठीक। जो कहाँ पर रखा है, बिंदु O पर रखा है, बिंदु O पर रखा है। अब इससे, इस आवेश से कुछ दूरी पर एक अन्य आवेश है, एक धन परीक्षण आवेश। कौन धन परीक्षण आवेश है, तो Q0 आवेश है, ठीक है। जो कहाँ पर रखा गया है, बिंदु P पर रखा गया है, ठीक। और इस आवेश से इसकी दूरी क्या है, स्मॉल r है। इतनी बातें आप लोग समझे, ठीक है। तो क्या है, कैसे लिखेंगे, हिंदी में कैसे लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत लिखेंगे। माना कोई +Q कूलाम का आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P है, जहाँ पर Q0 आवेश रखा है, जहाँ पर हमें क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताना है, आपको पता रहना चाहिए। तो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। इस आवेश से Q0 आवेश पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक। तो वो मानने वाली बात है, आप लोग क्या करेंगे, अपने से लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम डेरिवेशन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि +Q तथा +Q0 आवेश के कारण विद्युत बल, क्या, विद्युत बल, विद्युत बल क्या होगा, तो F बराबर आपका जो निकल कर आएगा क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 Q0 बटा में क्या होगा, r²। इसको क्या करेंगे आप लोग, समीकरण 1 मान लेंगे। इतनी बात आप लोग समझ गए। +Q आवेश के कारण Q0 के कारण विद्युत बल क्या होगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या,
यहाँ पर कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगा? तो सबको पता है क्या होगा, तो आपको पता है ना वो क्या होगा। तो E बराबर आपका जो होगा क्या होगा, F/Q0, है ना। F क्या होगा, Q0। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 से F का मान यहाँ पर क्या रखते हैं, रख देते हैं। इसको समीकरण क्या कर लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से मान यहाँ पर लिख देंगे, लिखने वाली बातें कि समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या होगा जरा देखिए। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा आपका फार्मूला, तो समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर आपको पता है F का मान रखिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q0 बटा के R²। अब बटा में क्या हो जाएगा Q0, और Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और E बराबर जो आपका बच जाएगा, क्या बचेगा 1/4πε0 और Q बटा के R²। ये आपका क्या होती है, वैल्यू आकर बच जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को क्या समझ में आई? कोई डाउट है तो बताइएगा। ठीक, तो आपको क्या ये बात समझ में आई कि किस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है? तो इसकी बिंदु क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q बटा के क्या होता है R²। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसको भी चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलकर अगला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो अगला क्या है जरा देखिए कि द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, क्या करना है, परिभाषा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देख लेते हैं। क्या होती है परिभाषा कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं। इतनी बात आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ठीक, तो कैसे जरा देखिए, समान परिमाण, परिमाण क्या रहना चाहिए, उनके समान रहना चाहिए। तो और आवेश कैसे रहना चाहिए, विपरीत प्रकृति के। तो एक आवेश क्या लेते हैं, ऋण आवेश कर लेते हैं, और एक आवेश जो लेते हैं धन आवेश। ठीक, ये क्या है, एक आवेश धन है, एक आवेश क्या है, ऋण है। ये आपका धन है, आपका ऋण है। ये इनके परिमाण क्या है, इक्वल है। बोले तो मान क्या है, मान लीजिए 1-1 है। ठीक, 1-1 कूलम आवेश है इस पर। ठीक, और ये जो है ना क्या है, एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं, ये आपका बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु ए है, और यहाँ पर बिंदु क्या आपका बी है। एक दूसरे से क्या है, अल्पतम दूरी पर स्थित हो। अल्पतम दूरी बहुत कम दूरी पर स्थित हो। मान लीजिए बहुत कम दूरी बोले तो 2L दूरी पर क्या है, ये सब स्थित हैं। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका दूरी L हो गई, और यहाँ पर L, टोटल मिलाएंगे 2L हो जाएगा कि नहीं, तो टोटल 2L। ठीक, तो अब परिभाषा समझ लिए कि समान परिमाण, परिमाण के इक्वल रहना चाहिए तथा आवेश क्या रहना चाहिए, विपरीत। तो एक दूसरे से कितने अल्पतम दूरी पर स्थित हों तो क्या कहते हैं, जो ये निकाय जो सिस्टम बनता है, जो आपका ये बना है सिस्टम, इसी को निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसी निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। ठीक है, तो एकदम आसान है ना। तो
आप लोग समझ गए। तो फिर अगला देख लेते हैं, जो अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आपसे बोर्ड में पूछा जाने वाला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जरा देख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो एकदम हलवा ये भी है, एकदम इजी है। ठीक, क्या है देखिए, दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान, किसी एक आवेश का मान इसमें से उठा लीजिए। दो आवेश है ना, तो किसी एक आवेश का मान ले लीजिए इसमें से, तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2l ना। तो कोई एक आवेश ले लीजिए तथा इसके जो बीच की दूरी है 2l, उनके दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। है ना, एकदम इजी है कि ना। कहने का मतलब इसमें से कोई एक आवेश ले लीजिए तथा इनके बीच की क्या कर लीजिए, दूरी। तो यल या यल क्या टोटल दूरी ले लेना, यल कितना 2l, तो 2l दूरी, तो इनका जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रश्न करते हैं, P से। ठीक है, और इसके मात्रक पूछे जाते हैं आपसे, बीमा भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे प्रश्न करते हैं, तो P से। किससे, P से। अब P बराबर क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। उसमें से कि एक आवेश उठा लीजिए तो Q, और उनके बीच की दूरी क्या है 2l, तो क्या हो जाएगी गुणी 2l। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो ये आपका फार्मूला आता है। ठीक, इसको आप लोग कैसे और लिख सकते हैं, या तो इसे ऐसे लिख दीजिए, P बराबर क्या आ जाएगा आपका 2ql। P बराबर क्या हो जाएगा 2ql हो जाएगा। P बराबर आपका 2ql हो जाएगा। इतनी बात आप क्या समझे। तो आगे चलते हैं। अब इसके जो मात्रक पूछ दिए जाते हैं, मात्रक भी आपके क्या हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, तो मात्रक में जरा देखिए मात्रक क्या है। तो मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक आपको पता रहना चाहिए। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक जो आपका हो जाता है कूलाम और मीटर। कूलाम मीटर क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम बड़ा रहेगा और मीटर ऐसे, कूलाम मीटर। ठीक, अब देखिए, अब इसकी जो है एक और मात्रक होता है, उसका कौन सा मात्रक, उसको भी लिख देंगे। तो डी बाई एक और मात्रक होता है, क्या होता है, डी बाई। आपसे कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, डी बाई आपसे कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक, अब जरा देख लेते हैं इसकी बीमा। आपसे बीमा पूछ जाती है कि बीमा क्या होती है, तो बीमा भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक, तो बीमा क्या होती है उसको जरा देख लीजिए। तो आवेश की बीमा सबको पता है क्या होती है, आवेश की बीमा आपको पता है कि ए और टी होती है। क्या होती है, ए टी। ठीक, और लंबाई है, लंबाई की बीमा क्या होती है आपको पता है, क्या होती है, एल। तो जिसको हल करेंगे तो क्या आएगा, यल टी ए, यल टी ए। तो इसको ऐसे भी लोग याद कर ले, लता। तो क्या है, एल टी ए इसकी क्या हो जाती है, बीमा हो जाती है ना, सिंपल। तो एकदम हलवा है ना। तो इसको क्या कीजिए, अच्छे से दोनों को स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। हो गया, चलिए तो देख लिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका है वो आपका क्या है आगे, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये आपका एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र है। एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक, जिसको हमने ई से क्या किया है, डिनोट किया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रख देते हैं ऐसे। ये आपका क्या है, कोई द्विध्रुव है,
ये आपका कोई द्विध्रुव रख देते हैं। ठीक है, द्विध्रुव। अब द्विध्रुव आपको पता है कि किन आवेशों से मिलकर बना होता है, -q आवेश से और +q आवेश से मिलकर ये आवेश मिलकर बना होता है। इतनी बात आपके पता चली। और इनके बीच की जो दूरी होती है आपको पता है क्या होती है, 2l होती है। क्या होती है दूरी, 2l होती है ना। द्विध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l, है ना। अब क्या करते हैं, अब विद्युत क्षेत्र में +q आवेश का जो बल लगेगा उसकी बल की दिशा किधर होगी, तो बल की दिशा आपको पता रहना चाहिए बाहर की ओर। और कितना बल लगेगा, यह बराबर किसके बराबर, q और e के बराबर लगेगा। ठीक, और इस आवेश का बल की दिशा जो होगी वो भी क्या होगी आपको पता रहना चाहिए। तो वो बल की आवेश दिशा क्या होगी, वो भी क्या होगी बाहर की ओर। और ये कितना बल लगेगा, QE के बराबर। इतनी बातें क्लियर, कोई डाउट। अब क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे इसको क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज, और यहाँ से इसकी ऊंचाई को ऐसे क्या करते हैं पता करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं जरा। तो नेमिंग करेंगे तो क्या करते हैं, नेमिंग में आपको पता रहना चाहिए, यहाँ पर A लिख देते हैं, क्या A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। यहाँ पर कितने अंश का, 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, थीटा कोण बन रहा है, क्या, थीटा। इतनी बात सबको क्लियर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ से हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना, इसलिए हमने इसको बनाया। तो ये ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, लगाएंगे यहाँ पर साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कड़। तो लंब आपकी क्या है, BC है। तो लंब आपका क्या है, BC। और कड़ कितना है, तो कड़ आपको पता रहना चाहिए क्या है, तो 2l है। क्या है, 2l। हमको BC ज्ञात करना है ना, तो BC बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 2l आ जाएगा और क्या आ जाएगा, साइन थीटा। BC बराबर 2l और साइन थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो BC है वो क्या आपकी यहाँ पर BC रहेगा। तो लंबवत दूरी है, क्या है, लंबवत क्या है, दूरी। लंबवत दूरी कितनी निकली, BC बराबर, तो आपको पता रहना चाहिए कितना निकला, 2l और साइन थीटा के बराबर। इतनी बात क्या आपको समझ में आई। तो फिर चलते हैं, जो मानने वाली बात है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख डालते हैं। तो लिखेंगे क्या, जरा देखिए, लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB एक विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है। इतनी बातें आप लोग क्या समझ गए। अब लिखते हैं द्विध्रुव पर लगने वाला बल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्विध्रुव पर लगने वाला बल लिखेंगे, द्विध्रुव पर लगने वाला बल, द्विध्रुव पर लगने वाला बल। तो द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, तो आपको पता रहना चाहिए क्या होगा, बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर, यहाँ पर लिखेंगे बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, बल गुणे क्या होता है, लंबवत दूरी होता है। क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। बल गुणे क्या होता है, लंबवत
दूरी। इतनी बात आपको क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर देते हैं जिससे आप लोग की कोई समस्या इससे संबंधित ना उत्पन्न हो। ठीक, क्या होता है बल गुणे लंबवत दूरी। इतनी बात आपको समझ में आई। अब जरा लिखते हैं, देखिए बल आघूर्ण को हम लोग किससे प्रश्न करते हैं, टाउ से। ठीक, तो टाउ बराबर जो आपका आ जाएगा, टाउ बराबर बल क्या है, एफ है, लंबवत दूरी क्या निकाले यहाँ पर जरा देखिए 2l साइन थीटा। क्या निकाले हैं, 2l साइन थीटा, है ना। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो टाउ बराबर आपका निकल कर क्या आएगा जरा देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यू जो आपका है, अब आपको पता रहना चाहिए यह बराबर, सबको पता है क्या होता है, यह बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। यह बराबर यहाँ पर पता है ना कि यह बराबर, इसके पहले पढ़ा है, क्यू बराबर, यह बराबर क्यू ई इंटू क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। इतनी बातें आपको पता चली। और टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं Q इंटू 2l I इंटू क्या हो जाएगा E साइन थीटा। कोई डाउट नहीं ना। अब आपको पता है, इसके पहले मैंने बताया जस्ट, क्या आप जस्ट बताए हैं कि P बराबर जो आपका होता है 2QL होता है। ठीक, तो इसके बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं जरा देखिए। तो टाउ बराबर आप लोग क्या हो जाएगा, P, इसके बाद P हो गया, इसको E और साइन थीटा। यही आपका क्या होता है, सिद्ध करने के लिए बोला जाता है। अब इसमें एक बात आ जाती है कि कब ये मैक्सिमम होता है, कब आपका इसका मान मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब साइन थीटा का मान 90 होता है। तो इस पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो जब डिग्री बोले उस डिग्री को मान रखकर इस पर न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, कर देंगे। बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें ना रह जाते हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला जो है टॉपिक उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगला टॉपिक आपकी क्या है जरा देखिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दें पहले से कि यदि इन टॉपिकों को मैं, जो थोड़ा सा बड़े लेंदी टॉपिक है, उनको अगर हल कराऊंगा तो आपको बहुत ही समय लग जाएंगे, जिससे आपकी क्या होने लगेंगी, बोरिंग लगने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक है जो आपको है, मैं इन सबका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप जाकर वहाँ पर देख लेंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। तो जो आपकी अच्छी स्थिति हो गई, निरच्छी स्थिति हो गई, जो ये टॉपिक है, इनके सारे के हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी वीडियो क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, जाकर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इनको हल कराने बैठ गया तो फिर आपका वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा, जिससे आप लोग क्या हो जाएगा, बहुत बोर फीलिंग होने लगेंगी। ठीक है, तो इसके लिए जरा व्यंजक जो होता है उसको व्यंजक क्या मान लिख देते हैं। क्या व्यंजक होता है जरा देखिए। तो इसके लिए होता है W बराबर किए गए कार्य बराबर, W बराबर क्या होता है, तो PE1 माइनस कास थीटा, ये होता है W बराबर। ठीक है, PE1 माइनस कास थीटा, ये आपको क्या होता है, W के बराबर होता है। ठीक, तो आपको ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी, कितनी बार भी वेरी वेरी लिखें वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से जाकर देख लेंगे। ठीक, इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते, इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये टॉपिक आने ही वाले हैं बोर्ड में, वो भी 5 नंबरों में पूछे जाते हैं। ठीक, क्या करा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो अच्छी स्थिति में किसी बिंदु क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, तो E बराबर जो आपका होता है, क्या होता है जरा सुनिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटा में क्या होता है, R3। ये आपका क्या होता है, व्यंजक होता है। तो इसके इस सारे का हम डिस्क्रिप्शन जो आपका है, निगमन, इन सब का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लोग जाकर क्या करेंगे, वहाँ से अच्छे से देख लेंगे। ठीक, अब अगला जो है उसको देखते हैं। अभी आप अगले साल ही पूछा गया था बोर्ड में। ठीक, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।
तो क्या होता है तीव्रता का व्यंजक, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, तो E बराबर 1/4πε0 P बटा के क्या होता है R³। ये आपका व्यंजक होता है। इसको क्या करेंगे, अच्छे से जाकर देख लेंगे, इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे, जाकर अवश्य देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अगला टॉपिक भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है बोर्ड में। देखिए क्या है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। विद्युत फ्लक्स की क्या बोल रहा है, परिभाषा लिखिए, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या होती, सुनिए जरा, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या की जो माप होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। तो जो लंबवत बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या की जो माप होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे समझते हैं, ये आपका कोई चित्र बनाते हैं, जरा देखिए। अब कोई क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये आपका कोई क्या है, क्षेत्रफल है। एक और ले लेते हैं, तो एक और क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक, दो क्षेत्रफल। अब देखिए जो लंबवत बल रेखाएं गुजरती हैं, जरा देखते हैं, गुजारते हैं यहाँ से। तो चलिए आपको बता दें कि इसमें से जो लंबवत बल रेखाएं गुजर रही हैं, लंबवत, तो लंबवत बल रेखाओं को क्या करते हैं, ऐसे गुजारते हैं। देखिए लंबवत बल रेखाओं क्या करते हैं, गुजारते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, इधर रहेगा। लंबवत बल रेखाओं क्या करते हैं हम लोग, गुजारते हैं, ठीक। अब कुछ बल रेखाएं क्या करते हैं, कोण बनाते हुए क्या करते हैं, गुजारते हैं। कुछ बल रेखाओं को क्या करते हैं हम लोग, कोण बनाते हुए क्या करते हैं, गुजारते हैं, ठीक। ये आपको दिख रही हैं। अब देखिए जरा, बता दे बातें जरा। अब देखिए, अब जो सिर्फ लंबवत गुजर रही इस क्षेत्रफल से जो लंबवत गुजर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो फार्मूला होता है फाई ई बराबर क्या होता है, तो आपको पता रहना चाहिए। फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए। क्या होता है, ई इंटू ए होता है, ठीक। अब देखिए यदि बल रेखाएं क्या करें, थीटा कोण बनाते हुए गुजरे, कैसे, थीटा कोण बनाते हुए क्या करें, गुजरें, तब उनके लिए जो फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, तो फाई ई बराबर जो फार्मूला हो जाता है, ई ए क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। ई ए क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, ठीक। यदि ये पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए पूछ दे तो क्या करना पड़ता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए यदि ये मान पूछ दिया जाता है, तो संपूर्ण के लिए बाई चांस आपसे पूछ दिया जाए तो संपूर्ण के लिए कैसे हल करेंगे, तो संपूर्ण के लिए क्या होता है, तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, संपूर्ण का समाकलन कर देते हैं, ठीक। अब समाकलन किसका कर देते हैं, इसका समाकलन जब करते हैं तो क्या आता है, जरा देखिए। तो समाकलन क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर ई इंटू डी ए, ठीक। जब इसको समाकलन करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, जरा देखिए। आपको ये फार्मूला पता है, आप लोग पढ़े होंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कास थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कास थीटा होता है। इतनी वैल्यू आप लोग जानते होंगे, है ना। तो इसके हिसाब से जब यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आ जाता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हल करेंगे तो क्या निकलेगा, ई डी ए क्या हो जाता है, कास थीटा हो जाता है, ई डी ए कास थीटा, है ना। इतनी वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो ये संपूर्ण के लिए आ जाता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब जरा देखिए, इसके आपसे मात्रक पूछ दिया जाता है। जो मात्रक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये आपके क्या निकल रहे हैं, बल रेखाएं निकल रही हैं। इनको आप लोग लिख सकते हैं क्या, ये सब बल रेखाएं हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, सतत आवेश वितरण। क्या है, सतत आवेश वितरण। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है सतत आवेश वितरण। तो उसमें जो सबसे पहले हम लोग देखना है रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, जरा इसको देखिए कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब एकांक लंबाई का कोई तार हो, जैसे देख लेते हैं एकांक लंबाई का कोई मान लीजिए तार है, ठीक, जिसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, जिसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एल है। क्या, स्मॉल एल है। ठीक, अब इस पर क्या है, एकांक आवेश मान लो वितरित है। कितने, इस लंबाई पर कितने आवेश वितरित हों, एकांक आवेश क्या हो, वितरित हों। ठीक है, तो जो उसकी मात्रा होती है, देखिए परिभाषा वही ना बोल रहा है कि किसी तार की प्रति एकांक, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, इस पर इस लंबाई पर कितने आवेश वितरित हैं उसकी मात्रा को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब जरा देखिए रेखीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। और लेमडा बराबर आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, क्यू बटा के एल होता है। क्या होता है, क्यू बटा के एल होता है। इतनी बात आपको पता रहना चाहिए। जब इसकी मात्रक की बात कर देते हैं तो मात्रक क्या होगा, जरा देखिए, तो मात्रक क्या होगा इसका, लेमडा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम प्रति मीटर। चलिए तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला क्या, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे कोई मान लो एक पृष्ठ है आपका, यहाँ पर बना देते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मान लो क्षेत्रफल क्या है, ए है, ये पूरा क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब इस पर मान लो क्यू कूलाम का आवेश क्या है, वितरित है। कितने आवेश, मान लो इस पर क्या वितरित हैं, आवेश आपके वितरित है ना, आवेश। अभी किस पर वितरित आवेश, क्षेत्रफल है ना, कोई एरिया है ना, तो इस क्षेत्रफल पर कितने आवेश वितरित हैं उनकी मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं। अब सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू। अब क्या यहाँ पर क्षेत्रफल है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, ए। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला क्यू अपान ए। ठीक, अब जब इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं तो मात्रक क्या होता है, जरा देखिए फ्रेंड्स। तो मात्रक की जब बात करते हैं तो आवेश का मात्रक क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, और क्षेत्रफल का मात्रक, यहाँ पर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक, बहुत ही सिंपल था फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, आयतन आवेश घनत्व। इसकी परिभाषा क्या होती है, जरा देखिए कि किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे कोई आयतन यहाँ पर बना लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए इसका आयतन क्या है, मान लो इसका आयतन भी है। अब इस आयतन में जो आवेश हैं, इस आयतन में आपको पता है कि जो आवेश हैं, अब उनकी कितनी मात्रा वितरित है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन। अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रो से। तो रो बराबर क्या होता है, क्यू अपान बी। रो बराबर क्या होता है, क्यू अपान बी। तो आपको पता रहना चाहिए कि इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, आयतन का आवेश घनत्व कहते हैं।
ठीक है, इसे रो से स्पष्ट करते हैं। और मात्रक की जब बात करते हैं तो मात्रक क्या आता है इसका, तो जो मात्रक होता है, मात्रक आपका आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो ये आपका मात्रक आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले और दूसरा जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो गया, चलिए हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। ये टॉपिक बहुत ही अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो टॉपिक आपकी क्या है, जरा देखिए कि गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग क्या है। गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग हमको क्या करना है, देखना है। ठीक, तो आपको पता रहना चाहिए कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस की प्रमेय के लिए फार्मूला मैंने बताया था। गॉस की प्रमेय बराबर क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर कि गॉस की प्रमेय बराबर क्या होता है, आपको पता रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू का क्या होता है, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। क्यू का क्या होता है, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अब जब इसकी परिभाषा की जब बात कर लेते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए टॉपिक जो होता है 1 नंबरों में पूछा जाता है तथा इसको निगमन के लिए भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके जो होंगे लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेंगे, डाल देंगे। जाकर वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। क्योंकि मैं यदि इन सारे डेरिवेशन को सिद्ध, इनके अनुप्रयोग सिद्ध कराने लगा गॉस के प्रमेय, तो ये लेंदी वीडियो हो जाए। क्योंकि हमको इसमें वन शॉर्ट वीडियो, तो थोड़ा कम ही में क्या करने, अच्छे अच्छे टॉपिक कवर करना है। तो ये जो टॉपिकें हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूँगा, डाल देंगे। उसमें से जाकर क्या करेंगे, आप लोग देख लेंगे। तो गॉस के प्रमेय की परिभाषा क्या होती है, जरा उसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो परिभाषा क्या होती है, जरा देखते। तो 1 नंबर में पूछी जाती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। क्या होता है, 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये आपकी गॉस की प्रमेय होती है। इसको 1 नंबर में पूछा जाता है। यदि इसका डेरिवेशन पूछ दिया जाएगा तो आपसे कितने नंबर में पूछा जाएगा, 8 नंबरों में। अरे 8 सॉरी फ्रेंड्स, 5 नंबरों में। ठीक है, या 3 नंबरों में पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए इसके अनुप्रयोग, जो अनुप्रयोग हैं वो आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो उन अनुप्रयोगों के नाम लिख देते हैं, कौन कौन से अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग जरा देखिए क्या है। तो पहला जो आपका अनुप्रयोग है उसको देखते हैं। क्या है कि एक समान रूप से समतल आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके लिए व्यंजक क्या होता है उसको देखिए। तो इसके लिए व्यंजक जो होता है वो पूछा जाता है। ई बराबर क्या होता है, तो सिग्मा अपान क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। ये आपसे ई बराबर होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला चला देखिए, अगला क्या है उसको देख लेते हैं। इसके अनुप्रयोग अगला क्या है उसको देखते हैं। क्या है कि समतल आवेशित
अचालक चादर। समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, उसके लिए प्रूफ क्या होता है वो आपको करना होगा। ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये आपसे प्रूफ पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको आप लोग जाकर देख लेंगे, इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, अगला क्या जरा देखिए कि अनंत विस्तार की चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जरा देखिए। इसके लिए फार्मूला क्या होता है जरा देखिए फ्रेंड्स। ई बराबर क्या होता है, 1/4πε0 2 लेमडा बटा के आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको जाकर अच्छे से क्या करेंगे वहाँ से देख लेंगे, इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। ये अनुप्रयोग आपके बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जी इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। क्या है आपका कि एक विद्युत द्विध्रुव 10 से 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 24 न्यूटन का बल आघूर्ण लग रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। देखिए इसमें जो ई का मान दिया है कितना दिया है, 10/5 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। ठीक, और थीटा का मान कितना दिया आपको पता रहना चाहिए, थीटा का मान आपको 30 डिग्री दिया है। ठीक है, 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसमें जो टाउ का मान दिया है कितना दिया है, टाउ का मान 6 × 10⁻²4 न्यूटन कूलाम दिया है ना। हमको बताना क्या है, बल क्या बताना है, आघूर्ण बताना है, टाउ मतलब पी बताना है, पी बराबर आपको क्या करना है बताना है। तो आपको फार्मूला जस्ट इसके पहले वीडियो मैंने बताया क्या होता है कि टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब यहाँ से क्या करते हैं, पी का मान निकालते हैं। जब पी का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, टाउ अपान ई साइन थीटा। ये किसका मान निकला, पी का मान निकला है ना। अब क्या करते हैं, जो जो वैल्यू यहाँ पर आई उस सारे वैल्यू को क्या कर देते हैं, मान को पुटअप कर देते हैं। तो P बराबर जो आपका आ जाता है, यहाँ से टाउ का मान रखते हैं, टाउ का मान कितना है 6 × 10⁻²4। ठीक, अब देखिए और जो क्या नाम ई का मान है 10/5 और साइन थीटा साइन 30 अंश। ठीक, तो इसको लिख देते हैं P बराबर 6 × 10⁻²4 आई गुणे 10/5 और जो होता है साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 है ना। अब जरा देखिए क्या कर रहा है कि P बराबर जब इसको 10⁻5 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब क्या है 2 बटा में है ना, इसके बटा में है, तो जब इसको हल करेंगे तो P बराबर क्या जाएगा 12 कूलाम मीटर। अब जरा देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग 1.2 × 10⁻28 कूलाम मीटर है ना। बहुत ही अच्छी सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है फ्रेंड्स है ना। तो जरा इसको भी आप क्या करेंगे अच्छे से देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है सवाल है। ठीक है, देखिए मैंने फ्रेंड्स उसी सवाल को पिकअप किया है जो अगले साल पूछी गई है। ठीक, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। चलिए ले लिए। ठीक है, फिर एक और सवाल को क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक, पहले इस सवाल को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। ठीक, सवाल क्या जरा देखिए, कह रहा है कि 2 बिंदु। तो चलिए फ्रेंड्स जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। क्या कह रहा है जरा देखिए,
कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 9e तथा e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, एक दूसरे से कितने सेमी की दूरी पर रखें? 16 सेमी। उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। मतलब दो आवेश तो ही है, एक 9e है और एक e है, इस 16 सेमी की दूरी पर रखें। इनके बीच में कोई एक आवेश Q रखना है जहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएं, 9e और e क्या हो जाएं, संतुलन की अवस्था में हो जाएं। ठीक, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम समझते हैं। क्या है, एक आवेश मान लेते हैं 9e है जो बिंदु ए पर स्थित है। क्या है, बिंदु ए पर स्थित है, और e जो है बी पर स्थित है। ठीक, अब इनके बीच की दूरी क्या है? 16 सेमी। इनके बीच की दूरी क्या है? 16 सेमी। मान लेते हैं कोई आवेश Q है जो यहाँ पर रखा है, तो यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं क्या है? x है। क्या, यहाँ से यहाँ तक इस आवेश के बीच की दूरी मान लेते हैं। जो Q यहाँ पर रखते हैं उस संतुलन की अवस्था में जाते, तो यहाँ से इसकी बीच की दूरी x मान लेते हैं। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये टोटल दूरी 16 है, तो इतनी दूरी पता है, तो 16 माइनस क्या हो जाएगी? ये दूरी x हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? 16 माइनस x हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कूलाम का नियम लगाएंगे। किसका नियम? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम सबसे पहले इन दो आवेशों के बीच में लगाएंगे, जो 9e है और Q है, इनके बीच में कूलाम का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे F1 बराबर 1/4πε0 9e इंटू Q बटा के एक्स स्क्वायर। इनके बीच की दूरी क्या है? एक्स स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक, फिर क्या करते हैं जरा देखिए। अब F2 के लिए क्या करते हैं? 1/4πε0 e इन दोनों आवेशों के बीच में कूलाम का नियम लगा देते हैं। E गुणे Q 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और 2। अब देखिए कह रहा है कि संतुलन की अवस्था में है। क्या है? दोनों जब संतुलन की अवस्था में होंगे तो F1 बराबर क्या होगा? F2 होगा। F1 किसके बराबर होगा? F2 के बराबर होगा। ठीक, तो जब मान बराबर करते हैं तो F1 का मान यहाँ समीकरण 1 से रखते हैं, F2 का मान समीकरण 2 से रखते हैं। तो आपको पता है कि आपको पता है कि E और Q आपस में कट गया। यहाँ से 1/4πε0, यहाँ से 1/4πε0 कट गया। ठीक, बचा क्या? 9 1/x² बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इतना बचा। अब क्या है, ये आपस में क्या है? दोनों क्या है? होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, या 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी 1 माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं ना आपको लोग। दोनों को अब होल स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? होल स्क्वायर इधर का भी और होल स्क्वायर इधर का कैंसिल आउट हो गया। तो बचा जो आपका, इधर क्या बचा? x बटा के 3, इधर क्या बचा? 16 माइनस एक्स बचा। ठीक, अब क्या होगा? इनका तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? तिर्यक गुणा करते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा जरा देखिए। तो 48 माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा? x। 48 माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, है ना? तो जब इसको हल करते हैं तो 4x बराबर कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? 4x बराबर 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12, है ना? तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 12। तो आपसे पता है कि यहाँ से इस आवेश से 9e से 12 सेमी की दूरी पर यदि कोई आवेश रखेंगे तो इस संतुलन की अवस्था में होगा। तो फ्रेंड्स चलिए, इसको आप उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने लगभग 4 से 5 घंटे की कड़ी मेहनत से ये वीडियो क्या कि आप लोग के लिए तैयार की है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, और ऐसे वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले फ्रेंड्स। ठीक है, तो लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स। ठीक है।